चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज लास्ट लेक्चर में हमारा डिस्कशन जेडीबीसी की 7 प्रॉब्लम्स डिस्कस करके फिनिश हुआ था, राइट। प्रॉब्लम्स और भी है जेडीबीसी में, खाली 7 ही नहीं है, बट ये वो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशन के तौर पे आपको हाइमेनेट मिला है। और भी प्रॉब्लम्स हैं, हाइमेनेट उन्हें भी सॉल्व करेगा, जिससे आप धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए फिलहाल लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब अगर आपको इन सारी दिक्कतों, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, तो इन द फील्ड ऑफ जावा ये कहा जाता है कि आप रादर देन डायरेक्टली यूजिंग जेडीबीसी, आप यूज करिए कोई ना कोई ओआरएम फ्रेमवर्क, कोई ना कोई ओआरएम टूल। हम इसमें से जो फ्रेमवर्क या टूल यूज कर रहे हैं दैट इज बेसिकली हाइबरनेट। इस बारे में भी मैं आपसे आगे बात करूंगा कि कभी फ्रेमवर्क बोलते हैं, कभी टूल बोलते हैं, एक ही चीज है या इनमें अंतर है? तो डेफिनेटली अंतर है। लोगों का अपना अपना व्यू पॉइंट है। कुछ लोग इसे टूल बोलते हैं, कुछ लोग इसे फ्रेमवर्क बोलते हैं, है ना। अपना अपना नजरिया है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लें, एक आध एग्जाम्पल प्रैक्टिकली देख लें, फिर इस पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन का जवाब लेंगे कि हाइबरनेट एक टूल है कि हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, उसके लिए बात करनी पड़ेगी कोड को बेस बनाकर। तो कई बार स्लाइड में आपको टूल लिखा हुआ दिखेगा, कई बार फ्रेमवर्क दिखेगा। अभी दोनों को आप एक जैसा मानिए जब तक कि हम डिफरेंस ना देख लें। ठीक है, बिल्कुल इस पूरे कोर्स में एक्लिप्स यूज होगा शायद, बाकी आप नेटबीन्स से भी कर सकते हैं, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि हाइबरनेट अपनी तरफ से आपको कोई सेटअप नहीं दे रहा है। सिर्फ कुछ जार फाइल्स हैं जिन्हें आप डाउनलोड करेंगे, अनजिप करेंगे और हाइबरनेट आपके कोड के साथ काम करने लगेगा। तो आप एक्लिप्स यूज करिए, नेटबीन्स करिए, इंटेलिजे करिए, कुछ मत करिए, सीधे क्लास पाथ में सेट कर दीजिए हाइबरनेट की जार फाइल्स और डायरेक्टली नोटपैड से चलाइए, वो भी चलेगा। बट व्हाट वील बी यूजिंग इज एक्लिप्स। फाइन, चलिए बढ़े आगे। डन। चलिए अब ओआरएम क्या है? ऑलरेडी 2 दिन से आप पढ़ रहे हैं, 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। ओआरएम अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है जो आपको कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म देता है कि आप डायरेक्ट अपनी जावा क्लास के ऑब्जेक्ट्स को एसोसिएट कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं, मैप कर देते हैं विद द बैकएंड टेबल्स, विद द बैकएंड डेटाबेस, ताकि आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखें, आपको टेबल नहीं दिखेगी, ना एसक्यूएल दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। सारे ऑपरेशंस आप ऑब्जेक्ट पे करेंगे और हाइबरनेट इन ऑपरेशंस को ट्रांसलेट करेगा आपके बैकएंड डेटाबेस के ऊपर, राइट। तो क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को टेबल से रिलेट कर पा रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट पे एक्शंस ले रहे हैं, एक्शंस टेबल पे होंगे। और गौर करिएगा, कोई टेबल पे एक्शन लेगा तो उसका रिफ्लेक्शन आपके ऑब्जेक्ट पे भी पड़ेगा। ध्यान देना, कोई टेबल पे एक्शन लेगा तो उसका रिलेशन, उसका रिफ्लेक्शन आपके ऑब्जेक्ट पे भी पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अपन मैपिंग। मैपिंग का दूसरा नाम क्या हो सकता है? गेस करिए। मैपिंग का दूसरा नाम क्या हो सकता है? गेस करिए प्लेन इंग्लिश में। इफ एनीवन कैन टेल मी, व्हाट कैन आई से टू द वर्ड मैपिंग? दिस मैपिंग इज नथिंग but alternatively you can say it is synchronization। गौर करिएगा, synchronization जावा वाला नहीं, synchronization नॉर्मल वर्ड, राइट। synchronization मतलब कनेक्टिविटी। आपके ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट हो जाएंगे विद टेबल्स। जो एक्शंस आप टेबल्स पे लेंगे उनका इफेक्ट आपको ऑब्जेक्ट पे दिखेगा और वाइस वर्सा। तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे तो टेबल की रो अपडेट हो जाएगी। यस, 100% हो जाएगी। हम ऑब्जेक्ट में डेटा डालेंगे तो टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। आप जो ऑपरेशंस ऑब्जेक्ट पे करेंगे, बैकएंड पे हाइबरनेट फ्रेमवर्क उनकी एसक्यूएल क्वेरीज जनरेट करके उन्हें ट्रांसलेट करेगा आपकी टारगेट टेबल पे। और क्योंकि हाइबरनेट मैप कर रहा है ऑब्जेक्ट को टेबल से, इसलिए अपन बोल रहे हैं ओआरएम फ्रेमवर्क एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन देता है बिटवीन आवर ऑब्जेक्ट्स एंड बैकएंड टेबल्स। राइट, इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? चलो आगे। ठीक है, खाली सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं देता, ये तो वो क्या जो अपन ने पढ़ लिया, आपके ऑब्जेक्ट की स्टेट को सेव करता है। खाली स्टेट ही सेव नहीं करता, बल्कि बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको ऑब्जेक्ट्स और टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके भी देता है। इन अदर वर्ड्स, जो रिलेशनशिप 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में है उनको वो डिपिक्ट कर देगा बैकएंड पे 2 टेबल्स के बीच में। जैसे इस वक्त अगर आप नोटिस करें तो कस्टमर और बैंक अकाउंट, इनमें एक तरह से पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप है, या अगर पेरेंट चाइल्ड नहीं भी है तो आप इसे कॉम्पोजिशन भी अगर मानते हैं तो कुछ रिलेशनशिप तो इन दोनों के बीच में है। या तो बैंक अकाउंट के अंदर कस्टमर का ऑब्जेक्ट होगा या कस्टमर में बैंक अकाउंट होगा, जैसा भी आप डिजाइन तैयार करें।
बट इसका रिफ्लेक्शन आपको आपके बैकएंड पे हाइबरनेट दिखा देगा। जब हाइबरनेट इस पर्टिकुलर कस्टमर या बैंक अकाउंट के ऑब्जेक्ट को सेव करेगा तो करस्पॉन्डिंगली दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सेव करेगा। अपन मानते हैं कस्टमर का बैंक अकाउंट है, ये ज्यादा रेलेवेंट इजी लगेगा। कैन आई से अ कस्टमर हैज एन अकाउंट? कैन आई से दिस? कस्टमर का अकाउंट है, राइट? एक कस्टमर का एक अकाउंट, यस। तो ये हो गया 1 to 1 रिलेशनशिप। और जब 1 to 1 रिलेशनशिप में कस्टमर का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, आप हाइबरनेट को कस्टमर का ऑब्जेक्ट दोगे, कस्टमर के अंदर बैंक अकाउंट का भी ऑब्जेक्ट होगा। चेक करिए, इधर सेव होगा कस्टमर, उधर बैकग्राउंड में कस्टमर के साथ साथ बैंक अकाउंट भी सेव हो जाएगा। अगर आप यही काम जेडीबीसी में करते तो आप 2 एसक्यूएल क्वेरीज लिखते? बताइए। अगर आपने जेडीबीसी अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां बैच अपडेट्स यूज होते हैं। ये काम करने के लिए आप बैच अपडेट्स यूज करते। एक इंसर्ट चलता कस्टमर पे, एक इंसर्ट चलता बैंक अकाउंट पे। बट हाइबरनेट के अंदर आप इंसर्ट कस्टमर को कीजिए, बैंक अकाउंट उसके साथ अपने आप इंसर्ट होगा, राइट? अब इंसर्ट नहीं हुआ तो कैसे हैंडल करना है, वो सारे प्रोविजन भी हाइबरनेट ने आपको दिए हैं। ये भी मत सोचिएगा सर कस्टमर इंसर्ट हो गया, बैंक अकाउंट के इंसर्ट होने में कोई एक्सेप्शन आ गई तब हाइबरनेट आपको रोल बैक करने का भी प्रोविजन देगा। बिल्कुल पूरा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट देगा। आप जब कहेंगे तब फाइनली कस्टमर और बैंक अकाउंट का डेटा टेबल के अंदर फाइनली कमिट होगा। कमिट समझते हैं? कमिट समझते हैं? परमानेंट सेव होना, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कमिट। तो ऑल मैपिंग, ऑल रिलेशन और रिलेशंस बिटवीन टेबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, सब कुछ आपके लिए मेंटेन करेगा हाइबरनेट। ठीक है, अब आते हैं हाइबरनेट के वो यूनिक 12 फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए किसी भी इंटरव्यू में ये बोलने से पहले कि आपको हाइबरनेट आता है या आप हाइबरनेट पे काम करना जानते हैं, राइट? जितना जरूरी इसका प्रैक्टिकल पार्ट है, उतना ही जरूरी ये एक्सप्लेन कर पाना है कि हाइबरनेट में क्या क्या स्पेशलिटीज हैं एज कंपेयर टू जेडीबीसी। ठीक है, फिर जब आप स्प्रिंग पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इनसे भी आगे के फीचर्स आपको स्प्रिंग देता है जो हाइबरनेट नहीं दे पाता है। चलिए, हाइबरनेट का पहला फीचर, हाइबरनेट फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आई थिंक सभी समझ रहे होंगे इस बात का मतलब क्या है, राइट? हाइबरनेट जिस कंपनी ने डिजाइन करा है, यू नो द नेम ऑफ द कंपनी? द नेम ऑफ द कंपनी इज रेड हैट। ओरिजिनली किसी और कंपनी का प्रोडक्ट था, उसके बाद रेड हैट ने इसको परचेस करा और रेड हैट ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों के लिए डेवलप करके दिया है। हम लोग मतलब हम डेवलपर्स के लिए। तो अगर आप किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं तो आपको हाइबरनेट के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत रेड हैट को नहीं है। दिस मीन्स इट इज फ्री। आप इसे फ्रीली डाउनलोड करिए, कोई लाइसेंसिंग फी आपको नहीं देनी। जावा की देनी पड़ती है। अगर जावा अब 2020 में कमर्शियली यूज होगी तो आपको देनी पड़ेगी लाइसेंसिंग फी। यस, जावा की देनी पड़ेगी, लेकिन हाइबरनेट की देने की जरूरत आपको नहीं है। दैट मीन्स इट इज फ्री। एंड आई थिंक ओपन सोर्स भी आप जानते होंगे, बहुत ही कॉमन वर्ड है। ओपन सोर्स मतलब हाइबरनेट का पूरा सोर्स कोड रेड हैट ने वेबसाइट पे दिया हुआ है। अगर आप इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आप उस सोर्स कोड को डाउनलोड करके उसके अंदर का कोड पढ़कर अपनी जरूरत के मुताबिक उसको कर सकते हैं कस्टमाइज। जैसे एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, एंड्रॉइड अपने आप में ओपन सोर्स है, गूगल ने उसका सोर्स कोड अवेलेबल कराया हुआ है, बिल्कुल। और आप रिकॉल करिए, जितनी एंड्रॉइड बनाने वाली, एंड्रॉइड डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी है, सब अपने अपने हिसाब से उस सोर्स कोड को मॉडिफाई करती हैं, और तभी आपको सबका होम स्क्रीन, सबके फीचर अलग अलग दिखते हैं ना। बेसिक ऐप याद करिए, सब में सेम होती हैं, फेसबुक, जीमेल सब में मिलेगा, लेकिन जो उनकी अपनी एप्स होती हैं वो आपको दूसरे मोबाइल पे नहीं मिलेंगी। दिस इज बिकॉज एंड्रॉइड इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट? ऐसे ही हाइबरनेट ओपन सोर्स है। यू आर फुल्ली अलाउड टू मेक चेंजेस इन द सोर्स कोड ऑफ द हाइबरनेट, अगर आप उस लेवल पे जाकर चेंज करना चाहते हैं तो। सेकेंड, एनदर टेक्निकल फीचर, प्लीज ध्यान से इस डिस्कशन को सुनिएगा, ये टोटली इंटरव्यू फोकस्ड है। सेकेंड, Hibernate is a lightweight interface. Anyone can tell me what is the meaning of the word lightweight? जल्दी बताइए, गेस करिए। Any guess? Any guesses? Lightweight मतलब फटाफट। Lightweight का मतलब Hibernate के लिए आपको कोई सर्वर डाउनलोड और इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कंपेयर करा जा रहा है Hibernate को जावा डबल ई के साथ। अगर जावा डबल ई आप यूज करना चाहते हैं तो कोई ना कोई सर्वर डाउनलोड होगा, जैसे कि टॉमकैट, जैसे कि जेबॉस, जैसे कि वेब लॉजिक।
खाली डाउनलोड ही नहीं होगा, इंस्टॉल भी होगा। खाली इंस्टॉल ही नहीं होगा, सर्वर कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा आपको, पोर्ट नंबर सेट करना, यूआरएल सेट करना, सब आप करेंगे। हाइबरनेट में ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ हाइबरनेट की एक जिप फाइल है जिसे आप डाउनलोड करेंगे, अनजिप करेंगे तो उसकी जार मिलेगी, और उस जार को जब आप यूज करेंगे तो डायरेक्टली आप आपके प्रोग्राम के अंदर उस जार फाइल के क्लासेस और इंटरफेसेस को यूज कर लेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे, कंप्लीट करिए, जैसे आपने जेडीबीसी में ड्राइवर्स यूज करे होंगे। क्या आपने जेडीबीसी के ड्राइवर्स यूज करने के लिए कुछ इंस्टॉल करा अपने कंप्यूटर में? नहीं। कोई सर्वर डाला? नहीं। आपने सिर्फ ड्राइवर की जार फाइल डाउनलोड करी, जार फाइल को क्लास पाथ में सेट करा, और आपने ड्राइवर्स को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर लिया। जैसे ड्राइवर्स यूज होते हैं ऐसे ही यूज होती है हाइबरनेट की जिप फाइल। और हाइबरनेट की जिप फाइल को अगर आप चेक करें तो 65 MB आपको उसकी फाइल की साइज मिलेगी। 65 MB जावा के लिए कुछ भी नहीं है। जहां जावा के प्रोजेक्ट्स, जावा के डेटाबेसेस, जावा के कोड्स कई कई गीगाबाइट तक एक्सटेंड करते हैं, ये सिर्फ 65 MB में आपको अपना काम करके देता है। तो नंबर 1, हाइबरनेट इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर है कि नहीं है? नहीं है। हाइबरनेट कोई इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर नहीं है। हाइबरनेट सिर्फ डाउनलोड होगा और क्लास पाथ में सेट होगा। क्लास पाथ में भी सेट कब करेंगे? जब आप आईडी के बिना काम कर रहे हैं। अगर आईडी यूज कर रहे हैं तो एक्लिप्स में वो बिल्ड पाथ हो जाएगा। करते हैं ना एक्लिप्स में बिल्ड पाथ अपन, आप एक्लिप्स में बिल्ड पाथ करेंगे, इसकी जार फाइल वहां पर अवेलेबल हो जाएगी और आप इसको डायरेक्टली कर लेंगे यूज। तो किसी तरह का कंटेनर, जिन लोगों ने जावा डब्ल्यू पढ़ी है, आप लोगों ने कंटेनर सुना है? सर्वलेट कंटेनर, जेएसपी कंटेनर, कुछ नहीं होता हाइबरनेट में ऐसा। दैट इज व्हाई वी से हाइबरनेट इज अ लाइट वेट फ्रेमवर्क। बताइए, आया समझ? दोनों प्रॉपर्टी क्लियर? फ्री एंड ओपन सोर्स एज वेल एज लाइट वेट। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4। हाइबरनेट इज पोर्टेबल ऑल्सो। एनी गेसेस? पोर्टेबिलिटी मतलब? जल्दी जल्दी, एनी गेसेस? पोर्टेबिलिटी मतलब? पोर्टेबिलिटी मतलब, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मत सोचिएगा पोर्टेबिलिटी मतलब विंडोज का लिनक्स पे चल जाएगा, वो जावा के लिए। हाइबरनेट की बात समझिए। हाइबरनेट के लिए इंपॉर्टेंट डेटाबेस है ना? तो इमेजिन करिए आपने आपके घर पे MySQL के अंदर हाइबरनेट को यूज करा। आई मीन टू से हाइबरनेट के थ्रू MySQL से कनेक्ट करके डेटा सेव करा। कल को जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहां ओरेकल यूज हो रही होती है। तो आपने जो भी ऑब्जेक्ट्स हाइबरनेट के अंदर बनाए हैं, आप बताइए, आप टेबल्स के ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाएंगे? क्लासेस के बनाएंगे ना, टेबल को तो नहीं बनाएंगे आप, राइट? टेबल के तो जेडीबीसी रिजल्ट सेट बनाता था, आप तो क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आपकी जावा क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके लैपटॉप पे वो MySQL से बात कर रही है और वही जावा क्लास कंपनी में जाकर या प्रोडक्शन में जाकर इंटरैक्ट करने लगेगी ओरेकल से। सेम टू सेम कोड जो आपके लैपटॉप पे MySQL से कनेक्टिविटी दे रहा है, बिल्कुल वो का वो कोड आपको कनेक्टिविटी ऑफर करेगा ओरेकल से। आपको अपनी .java फाइल में जरा भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। करना कहां पड़ेगा? .xml फाइल में करना पड़ेगा। .xml फाइल क्यों? क्योंकि रिकॉल करिए, हाइबरनेट कहीं तो आपसे डेटाबेस की डिटेल्स लेता होगा ना, अपने मन से तो नहीं सोचता होगा ना कि MySQL से कनेक्ट होना है कि ओरेकल से कनेक्ट होना है। भले ही आप उससे जावा में ना बताएं, बट किसी दूसरे तरीके से तो बताएंगे ना कि आप ओरेकल से कनेक्ट होना चाहते हैं कि MySQL से होना चाहते हैं। वो दूसरा तरीका XML होता है। चिंता मत कीजिएगा, XML इस क्लास में अपन पढ़ेंगे। अगले लेक्चर तक अपन XML फाइल्स पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इन्हें यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका, एनोटेशंस के थ्रू भी आप हाइबरनेट को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप किस बैकएंड से होना चाह रहे हैं कनेक्ट। हाँ, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा अभिमन्यु। ओरेकल 8, ओरेकल 9, ओरेकल 10 सब सपोर्टेड है। सबके लिए हाइबरनेट के पास अलग अलग फैसिलिटीज अवेलेबल है। जब आप कोड देखेंगे ना तब आप इस बात को समझेंगे। दोनों इसमें एनोटेशंस भी आएगा संभव। एनोटेशंस के बिना तो हाइबरनेट की नॉलेज अधूरी है, क्योंकि जो XML का स्टाइल है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आने वाले दिनों में XML हट जाएगी, क्या बचेगा? सिर्फ एनोटेशंस बचेंगे। अभी दोनों सपोर्टेड हैं, ठीक है? इनफैक्ट तीनों थे। कभी कोई एक टाइम था जब हाइबरनेट में तीनों सपोर्टेड थे। तीसरा कौन था? प्रॉपर्टीज फाइल भी सपोर्टेड थी। अब प्रॉपर्टीज फाइल खत्म हो गई, प्रॉपर्टीज फाइल की जगह ले ली है XML ने।
बट एनोटेशंस नाम का कॉन्सेप्ट हमेशा से था और आगे भी रहेगा, राइट? चलें आगे। ओके, तो हाइबरनेट एक पोर्टेबल फ्रेमवर्क है। आप हाइबरनेट का कोड फिलहाल माइस्क्यूएल से कनेक्ट करने के लिए लिख रहे हैं, आगे चलकर आप इसे कनेक्ट कर लेंगे विद ओरेकल। यस यस हरीश, बिल्कुल बिल्कुल आ गए। बहुत सारे काम करते हैं एनोटेशंस, आप देखिएगा किस किस लेवल पे वो यूज होंगे आपके कोड के अंदर। ओके, आगे बढ़े, बट अभी नहीं। सबसे पहले हम XML यूज करेंगे, उससे आपको आइडिया लगेगा कि करना क्या होता है हमें कनेक्टिविटी लेने के लिए। फिर उनकी जगह अपन यूज करेंगे एनोटेशंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्ट्स नॉन इन्वेजिव प्रोग्रामिंग, another very technical term for the interview purpose. Can anyone explain me? Yes Rajat, Hibernate can talk to 100 databases simultaneously. बस आपको उतनी डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, अपने मन से बात नहीं करेगा। अगेन रजत, मैं आपके नोटिस में डालना चाहूंगा, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे हाइबरनेट को ये बताने के लिए कि आप मल्टीपल डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके, हाइबरनेट को कोई इश्यू नहीं है, इट कैन कम्युनिकेट विद n नंबर ऑफ डेटाबेसेस पैरेलली। चलिए अब आ जाइए वापस मेन पॉइंट पे, सपोर्ट्स नॉन इन्वेजिव प्रोग्रामिंग। ये वर्ड सुना है, पहली बार सुन रहे हैं? ये वर्ड सुना है कि पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप पढ़िए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। पढ़िए नॉन इन्वेजिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, और आप मुझे बताना इन्वेजिव प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल्स। हाइबरनेट नॉन इन्वेजिव है, पढ़ लीजिए नॉन इन्वेजिव क्या है, फिर आप मुझे बताना इन्वेजिव प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल कोई देखा है क्या आपने? पढ़िए आराम से। कोई बात नहीं, नहीं सुना है, अब सुनिए, खूब सुनेंगे आप ये वर्ड। स्प्रिंग पढ़ेंगे, स्प्रिंग में भी आपको नॉन इन्वेजिव वर्ड सुनने को खूब मिलेगा। कुछ समझ आया हरीश? वेरी गुड। चलिए अब मैं पूछूं छोटा सा सवाल है, सबने पढ़ लिया? राइट। फर्स्ट लाइन ये कह रही है आप हाइबरनेट में क्लासेस बनाएंगे ना, मेन एम तो यही है कि क्लास बनाई जाए, और ये क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो टेबल से कनेक्ट होगा, करेक्ट? अब जब आप हाइबरनेट में अपनी क्लास बनाएंगे तो हाइबरनेट आपको फोर्स नहीं करता कि आप अपनी क्लास को किसी की डिराइव बनाएं, किसी की डिराइव बनाए ही बनाएं, ऐसा हाइबरनेट आपसे नहीं कहता। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए तो याद आएगा आपको, जावा में कई एग्जांपल्स आपने ऐसे पढ़े हैं जहां आपको किसी को इनहेरिट करना कंपलसरी होता है, पढ़े हैं ना? याद करिए अपनी खुद की एक्सेप्शन क्लासेस कैसे बनाते हैं, जवाब मिलेगा किसी एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करके। जावा में थ्रेड्स कैसे बनाते हैं, जवाब मिलेगा थ्रेड क्लास या रनेबल को एक्सटेंड या इंप्लीमेंट करके। और अगर आप JEE जानते हैं, सर्वलेट्स कैसे बनाते हैं, सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके या उसकी चाइल्ड क्लासेस को एक्सटेंड करके। कुछ ना कुछ जावा में आपको करना पड़ता है अगर आपको कोई एक्सेप्शन बनानी है खुद की, अगर आपको अपने खुद के सर्वलेट्स बनाने हैं, या अगर आपको अपने खुद के थ्रेड्स बनाने हैं। तो जब टेक्नोलॉजी आपको मजबूर करे कि तुम्हारा कोड नहीं चलेगा जब तक तुम इस पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट नहीं करोगे या इस इंटरफेस को इनहेरिट नहीं करोगे, तब तक कोड काम नहीं करेगा, तो हम मानते हैं टेक्नोलॉजी इनवेजिव है, टेक्नोलॉजी इनवेजिव है। और अगर टेक्नोलॉजी आपको ये फ्रीडम दे कि आपको किसी को इनहेरिट करने की जरूरत नहीं है, तो हम मानते हैं टेक्नोलॉजी नॉन इनवेजिव है। अब दूर का सोचिए और मुझे बताइए इसका बेनिफिट क्या हुआ अगर हम कह रहे हैं हाइबरनेट नॉन इनवेजिव है। सोचिए, कंपनी लेवल पे सोचना, एक स्टूडेंट की तरह मत सोचना, थिंक एट द कंपनी लेवल। नहीं सरीश, बैकपोर्टिंग भी नहीं, मैं तो कह रहा हूं क्या हाइबरनेट के अलावा और ORM फ्रेमवर्क्स हैं? होंगे? क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप जिस कंपनी को ज्वाइन करें वो हाइबरनेट की जगह कोई और ORM फ्रेमवर्क यूज करें? है पॉसिबिलिटी? या प्रोजेक्ट जो सेकंड आपके पास आए वो हाइबरनेट की जगह दूसरे ORM फ्रेमवर्क के लिए आए, तो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट में आपने क्लासेस बनाई हैं वो आप मानते हैं सेकंड प्रोजेक्ट में काम आ जाएंगी? आ जाएंगी, क्योंकि वो किसी हाइबरनेट की क्लास या इंटरफेस को इनहेरिट नहीं कर रही हैं, वो एज इट इज दूसरे फ्रेमवर्क के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगी, यूज हो जाएंगी। आया समझ? जबकि आप रिकॉल करिए, ये बात सर्वलेट्स के लिए बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। सर्वलेट जैसी अगर कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए
और आप वहां सर्वलेट क्लासेस को लेकर जाएं तो नहीं चलेगी, क्योंकि याद कीजिए अगर सर्वलेट्स पढ़ा है तो आप टॉमकैट के इंटरफेस, टॉमकैट की क्लास एचटीटीपी सर्वलेट को कर रहे होते हैं अपनी क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे होते हैं, इसलिए आप चेंज नहीं कर सकते। आप जावा की बात करिए, चलिए आपने जावा में कोई क्लास बनाई, उसने जावा में किसी क्लास को इनहेरिट करा, कल को जावा की जगह आप सी शार्प पे जा रहे हैं, आप कभी देखिएगा जावा और सी शार्प का सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन आपकी ये क्लास सी शार्प में नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि यहां वो जावा की जिस क्लास को इनहेरिट कर रही है वहां पर सी शार्प में उस क्लास का नाम चेंज हो गया होगा। आ रही है मेरी बात समझ? यानी जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो क्या हम एक्स टेक्नोलॉजी की क्लासेस वाई टेक्नोलॉजी में ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं अगर एक्स टेक्नोलॉजी इनवेजिव है, नॉन इनवेजिव है, सॉरी, नहीं ले जा सकते हैं अगर एक्स टेक्नोलॉजी अपने आप में इनवेजिव टेक्नोलॉजी है। तो सर्वलेट्स इनवेजिव हैं, सर्वलेट्स इनवेजिव हैं, डेफिनेटली सर्वलेट्स इनवेजिव हैं, लेकिन हाइबरनेट, स्प्रिंग और स्ट्रट्स का 2.x ऑनवर्ड्स वर्जन, सारे के सारे वर्जन्स नॉन इन्वेजिव माने गए। आया समझ? क्लियर हुआ पॉइंट? राइट? इसका मतलब जो इन्वेजिव टेक्नोलॉजीज होती हैं वो कहती हैं हमारे साथ रहो और जीवन भर साथ नहीं छोड़ना, ऐसा। जस्ट लाइक हस्बैंड वाइफ, जो इन्वेजिव टेक्नोलॉजी होती है दे आर जस्ट लाइक हस्बैंड वाइफ, राइट? राइट? और जो नॉन इन्वेजिव है वो कैसी हैं? गर्लफ्रेंड, फर्स्ट ईयर में कोई और, सेकेंड ईयर में कोई और, ठीक? तो वही गिफ्ट जो पहली गर्लफ्रेंड को दी थी वो दूसरी के भी काम आएगी? हाँ आएगी। गिफ्ट का मतलब है क्लासेस, जो आपने क्लासेस फर्स्ट फ्रेमवर्क में बनाई थी वो एज इट इज सेकेंड में काम आ जाएंगी। वाई? बिकॉज फ्रेमवर्क इज नॉन इन्वेजिव।